हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 24 सितंबर 2021 के डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। तो 3 सितंबर के बाद पीआईबी और मेरे ख्याल से 8 या 9 सितंबर के बाद आपका डेली करंट अफेयर्स नहीं पड़ा है। तो अब संडे तक करंट अफेयर्स आपका रूटीन पे आ जाएगा और पीआईबी को नेक्स्ट वीक यानी 30 सितंबर तक हम रूटीन पे ले आएंगे। अभी डे वाइज पीआईबी पढ़ती रहेंगी और जो प्रीवियस वीडियो है पीआईबी की वो भी अपलोड होती रहेंगी। देखिए, डेली करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिर्फ पीआईबी की वीडियो वैसे ही हैं बिना डेली करंट अफेयर्स के, जैसे खाना होता है ना बिना नमक के, वैसे ही। तो डेली करंट अफेयर्स एक तरह से नमक का काम करता है पीआईबी की वीडियोस के लिए। तो जो स्टूडेंट डेली करंट अफेयर्स और पीआईबी दोनों देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता फिर उनको जनरल अवेयरनेस सेक्शन, जीएस सेक्शन, मतलब हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह छोड़ दें तो बहुत कुछ कंप्लीट हो जाता है। अभी नाबार्ड ग्रेड ए का फेज 1 हुआ है तो 85% पीआईबी और डेली करंट अफेयर्स सीरीज से आ गया, 85%। और मैं पहले ही बोल रहा था अगर जिनका भी लास्ट 3 मंथ का पीआईबी और डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होगा उनका आराम से 85% हो जाएगा। इसमें कोई इलॉजिकल बात तो थी ही नहीं। हालांकि इसके अलावा लगभग 15 स्टैटिक के मॉड्यूल हैं जिसमें ईएसआई के कुछ हैं और 11 से 12 आपके एआरडी के हैं, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं, लेकिन उतने नहीं जितना कि आपका पीआईबी सेक्शन और डेली करंट अफेयर्स रहता है। फेज 2 के लिए हम लोग योजना कुरुक्षेत्र स्कीम्स यानी गवर्नमेंट स्कीम्स, रिपोर्ट सर्वे इंडाइसेस और उसके अलावा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इनरोल्ड स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि आपको पता ही है स्कीम्स का कितना वेटेज है। अभी तक स्कीम मैंने रेगुलर मॉड्यूल में पढ़ाई है, लेकिन अब स्कीम की अलग प्लेलिस्ट बनेगी। ऐसे ही रिपोर्ट सर्वे इंडाइसेस अभी तक रेगुलर मॉड्यूल में पढ़ाए गए हैं, इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स या फिर पीआईबी में पढ़ाए गए हैं, उनको भी हम लोग अलग से प्लेलिस्ट उनकी बना देंगे ताकि आपको ईजी रहे। आज का पहला आर्टिकल है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ये 24 सितंबर को गुवाहाटी में जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री या फिर बिजनेस रिलेटेड लीडर्स हैं उनकी मीटिंग करने जा रहा है। अब मीटिंग हेल्प के विषय में होगी, जो नई आपकी पॉलिसी है एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड, उससे रिलेटेड होगी। उसके अलावा और कुछ भी होगा, देखते हैं क्या है आर्टिकल। आप सबको पता है कि इंडिया का ऑयल और गैस सेक्टर काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। इसके लिए वो कई सारे इनोवेटिव बिजनेस मॉडल्स को अडॉप्ट कर रहा है, क्योंकि बिना इनोवेशन के इतनी तेजी से आप बढ़ नहीं सकते। और इंडिया की ऑयल डिमांड आपको पता ही है कितनी ज़्यादा है, तो इसके लिए हमें काफ़ी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत है पेट्रोलियम सेक्टर में। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम 24 सितंबर को गुवाहाटी में जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री के लीडर्स हैं उनके साथ मीटिंग करने जा रही है। और इस मीटिंग का थीम क्या होगा? E&P इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। E&P मतलब एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन। क्या? एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन। तो ये मीटिंग बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए होने जा रही है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी या वहीं पे है, आपको पता ही है। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन से रिलेटेड। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ ऑयल एंड पेट्रोलियम गैस ये क्या करने जा रही है? ये 24 सितंबर को गुवाहाटी में जो इस इंडस्ट्री के बिजनेस लीडर्स हैं उनके साथ मीटिंग करने जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस काफ़ी समय से डोमेस्टिक ऑयल और गैस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कई सारे ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म लेके आ रही है। इसके लिए इसने पुरानी जो लाइसेंसिंग पॉलिसी थी उसको भी रिप्लेस कर दिया, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। उसके अलावा जो बिडिंग होती है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हेल्प नाम की एक नई लाइसेंसिंग पॉलिसी लाए। जो ये थीम है आपके इवेंट का, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये क्या करता है? 2030 तक इंडिया के हाइड्रोकार्बन जो हाइड्रोकार्बन विजन है उसके साथ इस थीम को अलाइन किया गया है। इंडिया का हाइड्रोकार्बन विजन ये कहता है कि मोस्टली हमें रिन्यूएबल एनर्जी पे डिपेंडेंट रहना है, खास करके हाइड्रोजन को भी अब फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाए। अभी मैंने आपको हेल्प का नाम बताया, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी हेल्प मार्च 2016 में लाई गई। इसमें हाइड्रोकार्बन यानी जो पेट्रोलियम नेचुरल गैसेज हैं उनके लिए लाइसेंस देने के लिए प्रावधान थे। पर्पस क्या था हेल्प लाने का? हेल्प लाने का पर्पस ये था कि जो लाल फीताशाही है उसको कम करना, साथ ही साथ जो बिडिंग होती है, जो ब्लॉकेज दिए जाते हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करना। हेल्प ने क्या किया? नेल्प को रिप्लेस कर दिया। नेल्प मतलब न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी, जो कि 1997 में आई थी। तो 1997 में आपकी नेल्प आई, फिर मार्च 2016 में आपकी हेल्प आ गई। तो लगभग 20 सालों बाद ये एक नई पॉलिसी आई। इंडिया अगर बात की जाए तो क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का 3rd लार्जेस्ट क्या है? कंज्यूमर है, और हम अपनी 80% डिमांड के लिए इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट हैं। इससे हमें लॉस क्या होता है? इंटरनेशनल मार्केट में यानी ग्लोबल प्राइस जैसे ही थोड़ा बहुत चेंज होते हैं, हमारे इंडिया का जो
ऑयल यानी नेचुरल गैस सिस्टम है वो पूरी तरह से बिगड़ जाता है, क्योंकि 80% डिपेंडेंसी है इंपोर्ट पे, तो ग्लोबल प्राइसेस का तुरंत डोमेस्टिक प्राइसेस पे इफेक्ट दिखाई पड़ता है। इसीलिए हम लोग मन मुताबिक जैसे सऊदी अरेबिया या फिर इस तरह से पेट्रोल नहीं बेच सकते हैं। जो हेल्प पॉलिसी है उसका पर्पज़ है कि 2022-23 तक जो ऑयल गैस आउटपुट है उसको डबल कर दिया है। इससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी बढ़ेगी, साथ ही साथ टैक्स, प्राइस, मार्केट फ्रीडम, ये सब कुछ दिया गया है हेल्प पॉलिसी के तहत। हेल्प पॉलिसी में आप देख लीजिए ऑयल कंपनी को ये भी फ्रीडम दिया गया है कि वो अपनी चॉइस का ब्लॉक जो है सेलेक्ट कर सकती हैं। और ये हेल्प पॉलिसी के तहत ओपन एरिया लाइसेंसिंग पॉलिसी, इसके तहत ये आपको चॉइस दी जाती है कि ताकि आप अपनी पसंद का ब्लॉक एक्सेप्ट मतलब कि सेलेक्ट कर सके। और पहले क्या था, प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल था, तो कंपनी लोग अपना घाटा दिखा देती थी और गवर्नमेंट को फायदा देती नहीं थी, क्योंकि प्रॉफिट जब होगा ही नहीं तो शेयर क्या करना। लेकिन गवर्नमेंट ने अब हेल्प में क्या किया, रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल कर दिया, यानी जितना आपका रेवेन्यू जनरेट होगा उसके हिसाब से आपको गवर्नमेंट को शेयर देना पड़ेगा। फिर अगला आर्टिकल है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए पेटेंट फीस को 80% तक रिड्यूस कर दिया गया। पेटेंट फाइलिंग इंडिया में कहने का मतलब आसान की जा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है जल्दी से जल्दी पेटेंट फाइल किया जाए ताकि इनोवेशन को इंक्रीज किया सके। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो रिसेंटली रिलीज हुआ है उसमें इंडिया की रैंक है 46। वो करंट अफेयर्स में हम लोग कवर कर रहे हैं, उसका पीडीएफ में बना चुका हूँ, भले ही डिले हो। देखिए लोग करंट अफेयर्स नहीं देखते हैं या फिर पीआईबी कम देखते हैं, तो मेरा भी इंटरेस्ट कम रहता है। लेकिन मुझे लगता है कि अब इतने दिनों में कई सारी कमेंट आ गई हैं, तो इसलिए मुझे पीआईबी जो है कंटिन्यू रखनी चाहिए, ताकि लोगों को जिनको बेनिफिट हो रहा है कम से कम उनको तो ही, क्योंकि जो नहीं देखते हैं उनका कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, बस मुझे दुख ये होता है कि डेली करंट अफेयर्स में जो 2 क्वेश्चन पूछा हूँ उनके भी रिप्लाई सिर्फ 1 या 2% ही करते हैं, जबकि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है डेली करंट अफेयर्स में, इतनी बार बोल चुका हूँ। चलिए आते हैं वापस। देखिए जो पेटेंट फाइलिंग है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए 80% रिडक्शन कर दिया गया है फीस में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए अमेंडेड जो पेटेंट रूल्स हैं उनको नोटिफाई कर दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इकोसिस्टम है उसको स्ट्रेंथन कर रहा है, मजबूत कर रहा है। पिछले कई सालों में इसके लिए कई सारे इनिशिएटिव लिए गए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फीस क्यों डिक्लेयर की, क्योंकि जो एप्लीकेशन आते हैं एक बहुत बड़ा अमाउंट फीस के रूप में पे करते हैं, तो पेटेंट के लिए एप्लीकेशन आने ही कम शुरू हो गए। आप सपोज करिए बहुत बड़ी फीस 5,000 रुपये फीस लेते हैं पेटेंट फाइलिंग के लिए, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा, एक तरह से इनिशियल बिजनेस स्टेज पे किसी को 5,000 पे करने पड़ जाते हैं, वो भी बहुत बड़ा वो है। पेटेंट रूल्स हर बार संशोधन किए गए हैं, 2016, 17, 19, 20 सब कुछ। तो ये तो एक बेसिक था। एजुकेशन सेक्टर में 80% जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए पेटेंट फीस 80% डिक्रीज कर दी गई। ये एक फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अब देख लीजिए कुछ पेटेंट के जो स्टेप्स गवर्नमेंट के लिए गए हैं पेटेंट फाइलिंग के लिए, वो देख लीजिए आप। देखिए जो पेटेंट का एग्जामिनेशन है ये टाइम जो है घटकर 2015 में 72 मंथ्स लगता था, लेकिन अब 12 से 30 महीने हो गया है। ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव की वजह से ऐसा हुआ है। साथ ही साथ पेटेंट एप्लीकेशन के फाइनल डिस्पोजन की बात करें तो पहले 48 मंथ्स लगता था, लेकिन 2021 तक ये आधा हो गया है। तो मतलब पेटेंट देना या नहीं देना इसमें लग जाते थे आपके 4 से 5 साल, लेकिन अब 2 साल में डिक्लेयर हो जाता है भैया पेटेंट हाँ मिलना चाहिए ना। फिर स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम में कहा गया था कि पेटेंट एप्लीकेशन फाइल्ड, अगर स्टार्टअप मतलब कोई स्टार्टअप पेटेंट एप्लीकेशन के लिए फाइल करता है तो 80% फीस उसको कंसेशन मिलेगा। और अब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए भी इतना कर दिया गया। इंडिया में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस है यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत वो चेन्नई में है। उसके अलावा आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कहाँ है, नागपुर में है। इसको आईपीओ द्वारा ही मैनेज किया जाता है, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस द्वारा ही मैनेज किया जाता है। पेटेंट कौन से एग्रीमेंट के तहत गवर्न होते हैं, तो ट्रिप्स एग्रीमेंट जो WTO का है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ट्रिप्स एग्रीमेंट 2005 में किसमें आया, इफेक्ट में आया। ट्रिप्स का फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो 2005 में ये आ गया इफेक्ट में, तो इंडिया में फिर पेटेंट फाइलिंग के लिए रूल बन गया हमारे यहाँ। अगर स्टार्टिंग में बात की जाए इंडिया में कि पेटेंट लॉ कब आया, तो इंडिया में पेटेंट लॉ की शुरुआत होती है 1911 से। क्यों, क्योंकि 1911 में इंडियन पेटेंट एंड डिजाइन एक्ट पास हुआ था। फिर उसके बाद 1970 लेटेस्ट पेटेंट एक्ट है जो कि इंडिया में पेटेंट्स को गवर्न करता है, ठीक है। और ये 1970 वाला पेटेंट एक्ट 1972 से इन्फोर्स हुआ। अब तो इंपॉर्टेंट ये है, जैसे नाबार्ड फेज 2 में पूछा था कि राइट टू एजुकेशन 2009 में पास हुआ एक्ट, इंप्लीमेंट कब से हुआ, तो इंप्लीमेंटेशन हमें याद होना चाहिए। पेटेंट एक्ट 1972 से इंप्लीमेंट हो रहा है। 1972 में एक और इंपॉर्टेंट एक्ट पास हुआ था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, आपको याद ही होगा। पेटेंट 20 वर्षों के लिए होते हैं, जीआई कितने वर्षों के लिए होता है,
10 वर्षों के लिए होता है। तो पेटेंट 20 वर्षों के लिए होते हैं और जीआई रजिस्ट्री ऑफिस, उसके बाद पेटेंट ट्रेडमार्क ऑफिस जो कॉमर्स मिनिस्ट्री के तहत है वो आपको पेटेंट देता है। फिर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इन्होंने सिप्स अवार्ड जीता है। सिप्स और लंदन बेस्ड एक संस्था है, उसके द्वारा दिया जाता है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस आप सभी को पता है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट्स हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनके पब्लिक प्रोक्योरमेंट के लिए जो ऑनलाइन मार्केट प्लेस है उसको कहते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। इसको सिप्स एक्सीलेंस इन प्रोक्योरमेंट अवार्ड 2021 दिया गया है। सिप्स एक्सीलेंस इन प्रोक्योरमेंट अवार्ड 2021 दिया गया है बेस्ट यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए। इसके अलावा जो जेम है उसको 2 अलग से कैटेगरीज के लिए भी सिलेक्ट किया गया था, लेकिन उसमें अवार्ड नहीं मिला है। तो सिप्स एक्सीलेंस इन प्रोक्योरमेंट अवार्ड 2021 किसको मिला है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को। किस लिए मिला है? बेस्ट यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज। सिप्स क्या है? चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई लंदन। तो सिप्स अवार्ड किस लिए रहता है? देखिए, प्रोक्योरमेंट में बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए पूरे ग्लोबल लेवल पर ये सिप्स अवार्ड दिया जाता है। और सिप्स जो है ये एक संस्था है, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। 150 कंट्रीज के मेंबर इसमें शामिल होते हैं। प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई मैनेजमेंट के लिए सिप्स अवार्ड दिए जाते हैं एक्सीलेंस में। तो इस बार जेम को मिला है। ये देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 वर्ष पहले लगभग 2016 में ये जेम लॉन्च किया था। 5 वर्षों में इसने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है, कई सारे गोल अचीव किए हैं। देख लीजिए, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस 100% गवर्नमेंट ऑन संस्था है। सेक्शन 8 कंपनी यानी नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। एग्जाम में आपसे पूछ लेते हैं कि 80% शेयर है, नहीं 100%। फिर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के तहत कार्य करता है, आप याद रखिएगा। जो सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं उनके द्वारा जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट किया जाता है वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के थ्रू ही किया जाता है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस 2016 में लाया गया। पर्पस था गवर्नमेंट बाइंग प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी दोनों को इंप्रूव करना। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस वन स्टॉप नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है, जहां पर आपका वेरियस यानी डिफरेंट टाइप की सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट द्वारा गुड्स और सर्विसेज का प्रोक्योरमेंट किया जाता है। वर्तमान में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर 30 लाख से अधिक प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और 10 करोड़ से ऊपर ट्रांजेक्शन अभी तक इस पोर्टल पर हो चुके हैं, जो कि इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। हाँ, 30 लाख प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, ये शायद हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। अगला आर्टिकल देखिए, दिल्ली एनसीआर में एयर पोल्यूशन के अबेटमेंट से रिलेटेड एक मीटिंग की गई यूनियन इन्वायरमेंट की अध्यक्षता में। कौन है इस समय यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर? श्री भूपेंद्र सिंह यादव। अब दिल्ली एनसीआर में की गई, मतलब कुछ लिमिटेड स्टेट्स के ही एग्रीकल्चर, पावर और एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर शामिल थे। अब आप सोचेंगे इन्वायरमेंट मिनिस्टर ने एग्रीकल्चर, पावर और एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर के साथ मीटिंग क्यों की? क्योंकि दिल्ली एनसीआर में जो एयर क्वालिटी डिस्टर्ब होती है वो मोस्टली स्टबल बर्निंग के कारण होती है, और स्टबल बर्निंग को कंट्रोल करने के लिए एग्रीकल्चर, पावर और एनिमल हस्बेंड्री इन 3 मिनिस्ट्रीज के मिनिस्टर्स का इंपॉर्टेंट रोल है। जो यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं उन्होंने कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, इसने जो फ्रेमवर्क प्रिपेयर किया था उसके इम्प्लीमेंटेशन पर अपना सेटिस्फेक्शन जारी किया। देखिए, कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने इन 5 राज्यों के लिए एक फ्रेमवर्क जारी किया था कि इन 5 राज्यों को स्टेबल बर्निंग मैनेज करने के लिए ये काम करना चाहिए। तो इन 5 राज्यों ने वो काम किए, इसीलिए हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर सेटिस्फाइड हैं। सितंबर से अक्टूबर के बीच में जो पराली बर्निंग होनी है, स्टेबल बर्निंग होती है, वो दिल्ली एनसीआर में पुअर एयर क्वालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब इसको रोकने के लिए कई सारे मेजर्स लिए गए ताकि जो स्टेबल्स होता है उसका इन सिटू मैनेजमेंट किया जा सके। इन सिटू मैनेजमेंट के लिए क्या होता है? बायो डीकम्पोजिशन एक बहुत बड़ी टेक्निक है। बायो डीकम्पोजिशन में क्या होता है? स्टेबल को यूज किया जाता है और बिना हवा के, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका बायो क्या होता है, वो बैक्टीरिया वगैरह जो छोड़ दिए जाते हैं वो आप समझते ही होंगे। साथ ही साथ जो कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है उसने ये कहा है कि दिल्ली एनसीआर रीजन में जो थर्मल पावर प्लांट है वो अपने बायोमास फ्यूल में 50% पैडी यूज करेंगे। मतलब पहली बात तो थर्मल पावर प्लांट्स जो दिल्ली एनसीआर रीजन में, उनसे कहा गया कि आप अपने टोटल फ्यूल का क्या सर्टेन फ्यूल जो है आप बायोमास से लेंगे, और बायोमास में कहा गया कि आप उसका 50% पैडी से लेंगे। तो ये कुछ क्राइटेरिया बनाया गया है कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट द्वारा थर्मल पावर प्लांट के लिए, इसीलिए पावर मिनिस्ट्री के मिनिस्टर भी शामिल हुए। अब हरियाणा गवर्नमेंट को 200 करोड़ दिए गए ताकि जो पराली जलाने वाले किसान हैं उनकी हेल्प किया सके। यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया? 10 लाख एकड़ एरिया में जो पराली थी उसको एक्सचेंज किया काऊ डंग से, ताकि किसानों को फर्टिलाइजर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए और पराली की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। नेशनल कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, इसने कहा कि जो बायोमास फ्यूल है इसका 5 to 10% दिल्ली एनसीआर रीजन में
थर्मल पावर प्लांट द्वारा यूटिलाइज करना कंपलसरी मैंडेटरी है, मतलब जितना भी आप फ्यूल यूज करते हैं उसका 5 to 10% बायोमास फ्यूल होना चाहिए। अब ये स्टेबल बर्निंग पे आप क्या ऐसे ही जाके बैन लगा सकते हैं, मतलब कोई रूल्स रेगुलेशंस, कोई एक्ट, कोई कानून ऐसा तो होना चाहिए। तो 1981 में एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट पास हुआ था, जो कि स्टेबल बर्निंग पर रोक लगाता है। स्टेबल बर्निंग से ये गैसेज आती हैं और फिर पार्टिकुलेट मैटर आते हैं, इनको भी रोकता है वो। छत्तीसगढ़ मॉडल इसमें पूरी दुनिया में क्या, हमारे मतलब पूरे देश में क्या, दुनिया में चर्चा में है। छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट द्वारा गौठान्स जो है सेटअप किया जा रहे हैं। इसमें क्या होता है, जो गौठान है ये 5 एकड़ का प्लाट होता है, हर विलेज में सेटअप किया जाता है। इसमें क्या होता है, पराली का दान दिया जाता है। जो लोग धान उगाते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, वो अपने पराली यानी स्टबल्स का दान कर देते हैं और इस स्टबल को गौठान द्वारा कलेक्ट किया जाता है। फिर उनको काउ डंग और नेचुरल एंजाइम के साथ मिलकर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बनाई जाती है। तो देखिए, स्टबल से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बन गई। इससे क्या होता है, रूरल यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है गौठान में। साथ ही साथ जो पराली का ट्रांसपोर्टेशन होता है गौठान के लिए, उसके लिए गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करती है ताकि गौठान तक पराली पहुंच भी जाए, वरना फार्मर जला ही देंगे अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा। और छत्तीसगढ़ ने इस तरह करके 2000 गौठान्स डेवलप किए हैं। तो स्टेबल बनने के लिए छत्तीसगढ़ एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है इंडिया में। जो यूनियन मिनिस्टर हैं फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी सेक्टर के लिए, उन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के स्टेट के साथ मीटिंग की है, वहाँ पर नेशनल लाइव स्टॉक मिशन और राष्ट्रीय गोकुल मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। क्योंकि जो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन या फिर राष्ट्रीय गोकुल मिशन है वो ब्रीडर फार्म एंटरप्रेन्योर एंड फॉडर एंटरप्रेन्योर्स का एक पार्ट हो गया है। यानी जो ब्रीडर फार्म एंटरप्रेन्योर हैं ये नेशनल लाइव स्टॉक मिशन या फिर गोकुल मिशन स्कीम में भी अपना जलवा दिखा सकते हैं, इनोवेशन डेवलप कर सकते हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, इसमें क्या होता है, फार्मर्स को देसी काउ ब्रीड डेवलप करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है राष्ट्रीय गोकुल मिशन में। अब इसमें जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको डायरेक्टली 50% की कैपिटल सब्सिडी भी दी जाएगी अगर ब्रीडर फार्म एंटरप्रेन्योर और फॉडर एंटरप्रेन्योर के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इसमें इनिशिएटिव दिखाते हैं। अनएम्प्लॉयड यूथ या फिर लाइव स्टॉक फार्मर्स, उनको नेशनल गोकुल मिशन या फिर जो आपका नेशनल लाइव स्टॉक मिशन या फिर राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत 50% तक की सब्सिडी दी जाती है हब एंड स्पोक मॉडल पर, आत्मनिर्भर भारत के तहत। राष्ट्रीय गोकुल मिशन आप देख लीजिए, 2014 में लॉन्च किया राष्ट्रीय गोकुल मिशन, 2025 करोड़ का फंड दिया गया। राष्ट्रीय गोकुल मिशन को नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट के तहत इंप्लीमेंट किया जा रहा है। गवर्नमेंट ने 21 गोकुल ग्राम सेटअप करने के लिए परमिशन दी है। ठीक है, ये इंटीग्रेटेड कैटल डेवलपमेंट सेंटर के तौर पर इंप्लीमेंट किया, मतलब कि इस्टेब्लिश किए जाएंगे। 20 गोकुल ग्राम अभी तक सैंक्शन किए जा चुके हैं 13 राज्यों के लिए और लगभग 197.69 करोड़ दिए जा चुके हैं। उसके अलावा गोकुल ग्राम सेटअप करने के लिए स्टेट्स को 68 करोड़ अलग से दिए जा चुके हैं। अब राष्ट्रीय गोकुल मिशन, इसमें इंडिजिनस ब्रीड्स इनको जो है डेवलप करना है, साथ ही साथ इनकी प्रोडक्टिव और प्रोडक्शन को इन्हांस करना है। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत हर साल कई सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं ताकि जो फार्मर्स हैं उनको मोटिवेट रखा जाए। अब इन इनिशिएटिव में से गोपाल रत्न अवार्ड भी है। ठीक है, देखिए अवार्ड्स भी राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत हर वर्ष दिए जाते हैं। तो गोपाल रत्न अवार्ड हो गया, उसके अलावा कामधेनु अवार्ड। अब गोपाल रत्न अवार्ड फार्मर्स के लिए है, याद रखिएगा। कामधेनु अवार्ड किसके लिए है, ये देखिए इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट और एनजीओ, इनके लिए बस इतना याद रखिएगा। ये 3 जो गोपाल रत्न अवार्ड हैं या फिर कामधेनु अवार्ड, इनकी 3 कैटेगरी हैं। 3 कैटेगरीज में दिए जाते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए अलग, साउथ के लिए अलग, ईस्ट वेस्ट, 3 कैटेगरी हैं ये प्राइस के हिसाब से। और ये 5 रीजन्स में दिए जाते हैं, तो 5 रीजन के हिसाब से अलग अलग दिए जाते हैं, याद रखिए। 3 कैटेगरी में 5 रीजन के लिए गोपाल रत्न अवार्ड या फिर कामधेनु अवार्ड दिए जाते हैं। इनमें सेम चीज़ है, देखिए 5 लाख, 3 लाख, 1 लाख, उसके अलावा साइटेशन और इंसेंटिव दिया जाता है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन के लिए। अगला आर्टिकल है एयरगन सरेंडर कैंपेन। श्री अश्वनी चौबे जी ने लॉन्च किया, पूरे देश में रन किया जाएगा। एयरगन देखिए, अभी देख लेते हैं। एयरगन सरेंडर कैंपेन पूरे देश में रन किया जाएगा। श्री अश्वनी कुमार चौबे जी ने कहा है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इन्वायरमेंट मिनिस्टर है। अच्छा, मिनिस्टर कौन है अभी बताया मैंने, भूपेंद्र यादव जी। अश्विनी कुमार चौबे जी का कहना है कि
अरुणाचल प्रदेश में एयर गन सरेंडर कैंपेन लॉन्च किया गया है ताकि एनिमल्स और बर्ड्स को शिकार से बचाया जा सके। ये आप देखना चाहें तो देख लीजिए, ये हैं एयर गन, इनका सरेंडर किया गया है ताकि जो शिकारी हैं अवैध शिकार नहीं कर सकें। अब एयर गन क्या होता है, इसके लिए किसी लाइसेंस की जरूरत तो होती नहीं, तो लोग खरीद लेते हैं और जानवरों को मारते रहते हैं। चौबे जी, इसके अलावा इन्होंने ईटानगर बायोलॉजिकल पार्क को भी भ्रमण किया। साथ ही वर्ल्ड का पहला हुलू गिबन ब्रीडिंग सेंटर कहाँ है, ईटानगर में ही, उसको भी भ्रमण किया। तो वर्ल्ड का फर्स्ट हुलू गिबन ब्रीडिंग सेंटर कहाँ है, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश। अगला आर्टिकल है जी किशन रेड्डी, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म है, आपको पता ही है। इन्होंने अरुणाचल प्रदेश में जो परशुराम कुंड है इसके डेवलपमेंट से रिलेटेड फाउंडेशन स्टोन रखा। ऐसा कहते हैं कि परशुराम जो विष्णु जी के अवतार थे, अंशावतार थे, इन्होंने अपनी माता जी की हत्या कर दी थी, लेकिन बाद में हालांकि इनके जो पिता थे जमदग्नि, उन्होंने उनको जीवित भी कर दिया था, माता रेणुका को जीवित कर दिया था। लेकिन अब माता की हत्या करने के पाप से तो ये मतलब कि हो ही गया था पाप इनसे, तो कहा गया था इनसे कि भैया आप माता के पाप से आप मुक्त होना चाहते हैं तो इंडिया के जितने भी कुंड हैं या फिर जलाशय वहाँ पर स्नान करिए। तो परशुराम कुंड के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जिस फरसे से इन्होंने वध किया था, अपनी माता का हत्या की थी, वो फरसा इनसे चिपक गया था, छूट ही नहीं रहा था हाथ से। लेकिन परशुराम कुंड में जैसे ही ये स्नान करने गए तो वहाँ पर फरसा इनसे छूट गया। ये है कहानी, इसीलिए वो परशुराम कुंड हो गया, मतलब परशुराम कुंड में जाके अपनी माता के वध के पाप से मुक्त हो गए परशुराम जी। अब प्रसाद स्कीम आपको पता ही है, प्रसाद स्कीम पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की स्कीम है। जी किशन रेड्डी जी मिनिस्टर हैं इस समय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के। अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड के डेवलपमेंट से रिलेटेड फाउंडेशन स्टोन रखा ताकि लोग परशुराम कुंड के दर्शन करने जाए और अरुणाचल प्रदेश में क्या हो, टूरिज्म प्रमोट हो। ये जो फाउंडेशन स्टोन रखा गया, इस दौरान श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी और श्री पेमा खांडू जो कि अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी वहाँ अवेलेबल रहे थे। अब प्रसाद स्कीम को जो है नाम चेंज किया गया 2017 में, नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, ये हो गया प्रसाद। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा पूरी तरह से फिनांस्ड है। स्कीम को 2014-15 में लॉन्च किया गया। इसमें जो पिलग्रिमेज या फिर हेरिटेज टूरिज्म डेस्टिनेशन होते हैं वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया जाता है, मतलब पीने का पानी है ही नहीं, सड़कें हैं नहीं, धर्मशालाएं हैं नहीं, ये सब चीजें देखी जाती हैं ताकि टूरिज्म तो तभी प्रमोट होगा ना, लोगों के लिए बेसिक फैसिलिटीज हो। अब कोई मंदिर मस्जिद होने से तो टूरिज्म नहीं होगा डेवलप, अगर रहने के लिए होटल भी अच्छा नहीं तो क्या होगा फिर। उसके अलावा परशुराम जो ये मैंने बताया ना कि डेवलपमेंट ऑफ परशुराम कुंड, ये लोही डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में है। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने 2021 जनवरी में 37.88 करोड़ दिए थे, अप्रूव किया था, मतलब कि भैया परशुराम कुंड का डेवलपमेंट करना है। प्रसाद स्कीम तो पहले पिलग्रिमेज से स्टार्ट होती थी, बाद में इसका नाम नेशनल मिशन कर दिया गया अक्टूबर 2017 में। प्रसाद स्कीम का लॉन्च हुई थी 2016 या 15 में लॉन्च हुई थी, वो हम लोग अगली बार देख लेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की स्कीम है, पूरा सेंट्रल फिनांस आता है 100%, बस इतना ही याद रखिएगा आप। जल्दी मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।